C++ में अक्सर एक अजीब पहेली सामने आती है। आप एक स्ट्रक्चर के सभी हिस्सों का साइज जोड़ते हैं और जो टोटल साइज निकलता है वो आपके हिसाब से कहीं ज्यादा होता है। तो ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी मेमोरी के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इस मेमोरी मिस्ट्री से, फिर जानेंगे पैडिंग और पैकिंग क्या होती है, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। हम एक असल कोड के उदाहरण से शुरू करेंगे जिससे ये प्रॉब्लम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगी। तो जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें चाहे एक चार, एक इंट और एक शॉर्ट। अब अगर हम हिसाब लगाएं तो एक चार मतलब 1 बाइट, इंट के 4 और शॉर्ट के 2, कुल मिलाकर 7 बाइट्स बनने चाहिए, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि कंपाइलर कहता है इसका साइज 12 बाइट्स है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अतिरिक्त 5 बाइट्स हैं, ये आखिर आए कहां से? यहाँ टेबल पर नजर डालने से बात और भी साफ हो जाती है। सदस्य ए 1 बाइट का है, बी 4 बाइट्स का और सी 2 बाइट्स का। गणित तो सीधा साधा है, टोटल 7 बाइट्स होना चाहिए, पर साइज ऑफ हमें 12 बता रहा है। ये जो 5 बाइट्स का ब्लैक होल है ना, यही हमारी आज की पहेली है। तो इन फालतू बाइट्स के पीछे का असली खिलाड़ी है स्ट्रक्चर पैडिंग। ये कंपाइलर का एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब हम समझेंगे कि आखिर है क्या और होता क्यों है। आसान भाषा में कहें तो स्ट्रक्चर पैडिंग का मतलब है कि कंपाइलर परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रक्चर के हिस्सों के बीच में कुछ खाली जगह यानी एम्प्टी बाइट्स डाल देता है। ये कोई एरर नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये 12 बाइट्स का हिसाब कैसे बना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4A के लिए 1 बाइट। इसके ठीक बाद कंपाइलर 3 खाली बाइट्स डाल देता है ताकि अगला मेंबर इंट बी 4 बाइट की बाउंड्री से शुरू हो सके। फिर इंट बी के 4 बाइट्स आते हैं, उसके बाद शॉर्ट सी के 2 बाइट्स, और अंत में 2 और खाली बाइट्स डाले जाते हैं ताकि पूरा स्ट्रक्चर भी 4 बाइट की बाउंड्री पर ही खत्म हो। तो 1 + 3 + 4 + 2 + 2 ऐसे बनता है कुल 12 बाइट्स। लेकिन ये सब झंझट क्यों? इसका बस एक ही कारण है, स्पीड। आप सोचिए कि सीपीयू के लिए अलाइन डेटा पढ़ना एक चौड़े स्मूथ हाईवे पर गाड़ी चलाने जैसा है, जबकि अनअलाइन डेटा एक उबड़-खाबड़ गड्ढों वाली सड़क जैसा है। पैडिंग बस उस सड़क को स्मूथ करती है जिससे मेमोरी एक्सेस बहुत तेज हो जाता है। अच्छा, अब जब हम प्रॉब्लम और उसका कारण समझ गए हैं तो समाधान की बात करते हैं। हम यानी डेवलपर्स इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को कैसे बदल सकते हैं? मेमोरी लेआउट पर पूरा कंट्रोल कैसे पा सकते हैं? इसका जवाब है पैकिंग। C++ में एक खास डायरेक्टिव होता है, #pragma pack1। ये कंपाइलर को एक सीधा साधा हुक्म देता है, रुको, कोई पैडिंग मत करो, सारे मेंबर्स को एक दूसरे के ठीक पीछे बिना किसी गैप के रखो। ये बेसिकली अलाइनमेंट को 1 बाइट पर सेट कर देता है। और ये देखिए, इस स्लाइड पर इसका असर एकदम साफ दिखता है। लेफ्ट साइड में है हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर, पूरे 12 बाइट्स का, और राइट साइड में बस एक छोटी सी लाइन #pragma pack1 जोड़ने के बाद वही स्ट्रक्चर अब ठीक 7 बाइट्स का है, मतलब बिल्कुल उतना जितना होना चाहिए था। इससे पता चलता है कि ये डायरेक्टिव कितना पावरफुल है। हमने ये तो देख लिया कि पैकिंग कैसे करते हैं, लेकिन अब असली सवाल ये है कि इसे कब और क्यों करना चाहिए। ये हर सिचुएशन के लिए नहीं है, बल्कि कुछ खास मामलों में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। पैकिंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मेमोरी का एकदम सटीक लेआउट बहुत ज़रूरी हो जाए, जैसे कि एम्बेडेड सिस्टम्स में जहां मेमोरी की बहुत कमी होती है, या फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में जहां डेटा पैकेट का हर एक बाइट एक तय स्पेसिफिकेशन से मैच होना ही चाहिए। बाइनरी फाइल फॉर्मेट्स और हार्डवेयर से सीधे बात करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नेटवर्क पैकेट, मान लीजिए प्रोटोकॉल कहता है कि हेडर का साइज ठीक 7 बाइट्स होना चाहिए। अब अगर हम पैकिंग यूज नहीं करेंगे तो कंपाइलर पैडिंग जोड़कर इसका साइज बढ़ा देगा और सर्वर उस पैकेट को रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर #pragma pack1 का इस्तेमाल करना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। हालांकि पैकिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ये अपने साथ कुछ गंभीर नतीजे भी ला सकता है, खासकर परफॉर्मेंस के मामले में। तो पैकिंग की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? पहली, परफॉर्मेंस। सीपीयू को अनअलाइंड डेटा पढ़ने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे प्रोग्राम धीमा हो सकता है। दूसरी, जो ज़्यादा खतरनाक है, कुछ सीपीयू तो अनअलाइंड डेटा को हैंडल ही नहीं कर सकते और प्रोग्राम सीधा क्रैश हो सकता है। और तीसरी,
आपका कोड एक आर्किटेक्चर पर तो बढ़िया चलेगा, पर दूसरे पर शायद नहीं। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक गंभीर चेतावनी है। कुछ प्रोसेसर्स, खासकर पुराने या कुछ खास एम्बेडेड सिस्टम्स में, अगर अनअलाइंड मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो सचमुच एक हार्डवेयर एक्सेप्शन फेंकते हैं, जिससे प्रोग्राम तुरंत बंद हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है, इसे जिम्मेदारी से कैसे यूज करें। इसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला रूल, पैकिंग को अपना पहला ऑप्शन कभी ना बनाएं। यह आखिरी हथियार होना चाहिए। दूसरा, जब भी प्रैग्मा पैक 1 यूज करें तो अपना काम खत्म होते ही प्रैग्मा पैक से उसे रीसेट करना बिल्कुल मत भूलना। यह बहुत जरूरी है। तीसरा, कई बार रॉ डेटा से डील करने के बजाय सीरियलाइजेशन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना ज्यादा सेफ और बेहतर होता है। और हाँ, आखिरी और बहुत जरूरी बात, स्टैटिक असर्ट का इस्तेमाल करें ताकि कंपाइल टाइम पर ही यह पक्का हो जाए कि स्ट्रक्चर का साइज वही है जो हम उम्मीद कर रहे हैं। और अंत में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। पैकिंग आपको मेमोरी पर सटीक कंट्रोल तो देती है, लेकिन यह परफॉर्मेंस और पोर्टेबिलिटी की कीमत पर आता है। एक डेवलपर के तौर पर यह समझना बहुत जरूरी है कि इस ट्रेड ऑफ को कैसे तौलें और इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल समझदारी से कब और कैसे करें।